बेसिकली जो कॉन्गो वायरस है कैराबिन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर वायरस है। ये इन्फेक्शन जो होता है ये बेसिकली टिक पॉर्न इन्फेक्शन होता है जिसको चिचड़ कहते हैं। उससे ये फैलता है, पहले वो जानवरों को लगता है, जानवरों से फिर ये ट्रांसमिट होता है ह्यूमन में। जो टिक बॉर्न जो होती है ना चीज, वो ब्लड को सक करता है, उससे ये इन्फेक्टेड करता है किसी भी चीज को। टिक अगर डायरेक्ट काट देता है तो उससे भी ये इन्फेक्टेड चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा परिंदों में भी हो सकते हैं। टिक की भी स्पेसिफिक एक फैमिली है जिसको हाइलोमा कहते हैं हम लोग। हाइलोमा ही बेसिकली वो टिक है, वो फैमिली है जिसकी वजह से ये कॉन्गो वायरस का स्प्रेड होता है, ये कॉन्गो फैलता है। कॉन्गो वायरस बेसिकली जो है ये टच करने से नहीं फैलता, कि जैसे कोरोना का फैलाव था या बाकी जिस तरह चीज़ें होती हैं उस तरह का इसका कोई फैलाव नहीं है। अछूती बीमारी ये बिल्कुल नहीं है। जो जानवर ज़बह करने वाले लोग होते हैं वहाँ से वो पिक हुआ है वायरस। लेकिन ये जो जितने केस आप रिपोर्ट हो रहे कह रहे हैं ना, ये वहाँ से ही लोग आए हुए हैं। बेसिकली शहर में या सिटी में इसका एक्सपोजर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आतिफ मलिक। नाजरीन, कॉन्गो वायरस है क्या और ये फैलता कैसा है और इसकी हिफाजती तदाबीर क्या हैं और ये कैसे जानवरों से होता हुआ इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होता है और उनके लिए जानलेवा बन जाता है। इस सारे सवालात का जवाब देने के लिए हमने ज्वाइन किया है डॉक्टर समी को, जो कि बहुत एक काबिल डॉक्टर हैं और इस सारे मामले पर उनकी बहुत ज़्यादा रिसर्च भी है। तो डॉक्टर समी साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। तो सर, सबसे पहले हमें बताएं कि कॉन्गो वायरस है क्या बेसिकली जो कॉन्गो वायरस है कैराबिन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर वायरस है। इसकी जो फैमिली होती है ना, फैमिली इसकी जो है नीडियावेल्डाइक फैमिली के नाम से एक फैमिली है, उसका है। ये इन्फेक्शन जो होता है ये बेसिकली टिक पॉर्न इन्फेक्शन होता है। टिक पंजाबी में अगर लेमैन टर्म यूज़ करो तो जिसको चिचड़ कहते हैं, उससे ये फैलता है। और उसका जो चिचड़ होता है पहले वो जानवरों को लगता है, जानवरों से फिर ये ट्रांसमिट होता है ह्यूमन में। जो चिचड़ जिसे कहा जाता है वो जानवर पर बैठते हैं, जैसे वो इंसानी जिस्म के ऊपर आते हैं तो उसके जरासीम लगने से कि काटने से, यानी कि ये चीज़ जो टिक बॉर्न जो होती है ना चीज़, मतलब टिक कहते हैं उस चीज़ को कहते हैं कि जो जिसके विंग्स नहीं होते, ऐसा जानदार होता है लेकिन वो एक्सट्रैक्शन करता है किसी भी चीज़ पे बैठ के, वो ब्लड को सक करता है, उससे ये इन्फेक्टेड करता है किसी भी चीज़ को। अब ह्यूमन को जब भी वो भी डायरेक्ट भी काट सकती है कि टिक अगर डायरेक्ट काट देता है तो उससे भी ये इन्फेक्टेड चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वो जानवर पे बैठेगा, स्पेशली मैमल्स जो होते हैं, पालतू जो घरों में आप जानवर पालते हो उनमें, जो गोश्तखोर जो हम लोग गोश्त खाते हैं जानवरों का, उसके अलावा परिंदों में भी हो सकते हैं, उसकी भी एक फैमिली है। टिक की भी स्पेसिफिक एक फैमिली है जिसको हाइलोमा कहते हैं हम लोग। हाइलोमा ही बेसिकली वो टिक है, वो फैमिली है जिसकी वजह से ये कॉन्गो वायरस का स्प्रेड होता है, ये कॉन्गो फैलता है। तो लेकिन समी भाई, अब देखा जा रहा है कि कोयटा से ये शुरू होता हुआ इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में भी रिपोर्ट हो रहा है, बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो क्या ये किसी इंसान के साथ जैसे कोरोना वायरस था कि एक दूसरे से यानी कि लोग हाथ नहीं मिलाते थे, इज्तनाब करते थे, क्या ये वायरस भी उसी तरह यानी कि होता है? ये एक मिसनॉमर है, मिसकंसेप्शन है। मैं ये एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये जो है ये अछूती बीमारी नहीं है कोई। कॉन्गो वायरस बेसिकली जो है ये टच करने से नहीं फैलता, इसका कोई फीको ओरल रूट नहीं है, कोई ट्रांसमिशन इस तरह की नहीं है इसकी। इसका जो फैलाव है ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसकी होती है जब आप प्रिक करते हो किसी को। फर्ज करो एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, वो अगर किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, किसी का ब्लड सक करना है, चेज़ करना है सैम्पलिंग के लिए, तो ब्लड लग गया किसी को ऑपरेशन के दौरान, एक प्रोसीजर हो रहा है कोई छोटा मोटा, तो उसमें आपने एक पेशेंट लटाया हो, उसको के सर्जरी वगैरह करते हुए अगर ब्लड लग गया तो उस सिलसिले में भी ये यानी कि फैल जाता है? उस सूरत में ये फैलता है। अदरवाइज इसका फैलाव इस तरह नहीं है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि जैसे कोरोना का फैलाव था या बाकी जिस तरह चीज़ें होती हैं उस तरह का इसका कोई फैलाव नहीं है। अछूती बीमारी ये बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर साहब, अक्सर कहा जा रहा है, अक्सर जगहों पे इस तरह की अफवाहें हैं कि ये भी एक डेंगू वायरस की तरह है, तो क्या इसमें कोई सदाकत है? उस तरह इसका स्प्रेड तो नहीं हुआ। ये बेसिकली कोयटा से जो केस रिपोर्ट हुए हैं वो स्लॉटर हाउस के कुछ पेशेंट जो आए थे, जो लेमैन थे, जो कुर्बान गायें होती हैं आपके, जो जानवर ज़बह करने वाले लोग होते हैं, वहाँ से वो पिक हुआ है वायरस। लेकिन ये जो जितने केस आप रिपोर्ट हो रहे कह रहे हैं ना, ये वहाँ से ही लोग आए हुए हैं। बेसिकली शहर में या सिटी में इसका एक्सपोजर नहीं है। लाहौर में भी आप इसी तरह देख लें, इस्लामाबाद में भी देख लें, कराची में भी वो टर्शरी केयर में शिफ्ट हुए हुए पेशेंट हैं। स्प्रेड नहीं है इस तरह, उस तरह ये ना पैंडेमिक बनी है, ना भी इसको एपिडेमिक कंसिडर कर सकते हैं, कुछ इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं। तो इसकी जो हिफाजती तदाबीर हैं वो क्या हों? बेसिकली मैं आपको सारा उसका टोटल गाइड कर देता हूँ कि इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। सबसे पहले जब पेशेंट आते हैं, 88% तो ये कंसेप्ट है पाकिस्तान में, जो 88% लोगों को हुआ है कि वो सब क्लिनिकल थे, वो क्लिनिक तक तो पहुँचे ही नहीं है। हल्का फुल्का सा उनको बुखार हुआ था,
बेसिकली ये वायरस जब जब टिक काटता है किसी चीज़ में, तो किसी जानवर को काटता है, उससे ये ट्रांसमिशन होते होते इसका जो पीरियड होता है वो 7 to 14 डेज़ के बिटवीन होता है। 7 से 14 दिन का इसका अर्सा होता है। तो उस पर ये होता है कि पेशेंट जो है वो बुखार के साथ आपके साथ प्रिटेंड करता है। आपके पास जब क्लिनिक में आता है वो हल्का फुल्का सा उसको पहले बुखार होता है, उसके बाद बुखार के साथ साथ उसको बाकी चीज़ें चल रही होती हैं, मीन्स के वॉमिटिंग वाला दिल होता है, उसका पेट ख़राब हो रहा होता है। 88% लोग इसी तरह पैरासीटामोल लेके थोड़ी बहुत प्रिकॉशन करके कुछ इस तरह फ्लूइड लेके तो रिकवर हो जाते हैं। लेकिन जो बाकी परसेंट बचता है, मीन्स के 12% जो लोग एक्सपोजर पे आते हैं वो लोग होते हैं जो बिल्कुल केयर नहीं करते और जिनका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है। उन लोगों को ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। उसमें फिर सिम्टम्स इसके स्वेयर होना शुरू हो जाते हैं आफ्टर 7 डेज। 2 दिन तो इसका जो रहता है फीवर, मलेज, एनोरेक्सिया टाइप इस तरह होता है कि भूख नहीं लग रही होती, पेट में दर्द शदीद हो रही होती है, बुखार हो रहा होता है बंदे को। लेकिन वो जो पैरासीटामोल लेने के बाद ठीक हो जाते हैं कुछ लोग बिल्कुल केयर नहीं करते, उसी तरह काम करते हैं, ना पैरासीटामोल लेते हैं। उन लोगों को ये फिर मोर इफेक्ट करता है और ये जो टिश्यूज़ पे अटैक करता है बेसिकली ये ब्लीडिंग करता है। ब्लीडिंग नोज़ ब्लीड हो सकती है, गम ब्लीड हो सकता है, आपका जीआई ब्लीड हो सकता है। तो ये सारा प्रोसेस यानी कि 7 से 14 दिन, यानी कि इस दिन इन दिनों में ही ये सारा होता है। उसके अंदर इसने रेप्लिकेट करना होता है, उसके अंदर इसने साइकिल कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसके रेप्लिकेशन का प्रोसेस भी यही है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है पॉसिबिलिटी है कि वो अगर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुई है तो आपके अगर सिम्टम्स भी है ना तो आप इमीडिएट आ पाओ। मसला यहाँ पे ये होता है कि ये क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं इसका बनता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब फर्स्ट करो अगर डेंगू का पेशेंट आ गया, वो भी वायरस है, एक फ्लेवी वायरस की फैमिली है, एडिस एजिप्टाई एल्बोपेक्टस है, तो उस पर पिक करना आसान हो जाता है। लेकिन ये इसकी जो सिम्टम साइन है ये कोरिलेशन रखते हैं वायरल इन्फेक्शन के साथ, लेकिन इनको पिक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मीन्स के डिफ्रेंशिएट करना किसी चीज़ को मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसका जो है वो फैलाव जो है अभी आ रहा है कि सिम्टम्स जो हैं वो बाकी चीज़ों की तरह ही होते हैं, लेकिन ये क्लिनिकली डायग्नोज नहीं बन सकता इसका। तो समी भाई मुझे ये बताएं कि क्या ये रिकवर पॉसिबल है कि यानी कि अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब हो जाए तो वो इजीली रिकवर हो सकता है कि उसके यानी कि चांस बहुत कम हो जाते हैं? मसला ये होता है कि हर चीज़ का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है। अगर आप प्रॉपर मेडिकेशन कर रहे हो, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हो, फ्लूइड की अगर ज़रूरत थी उसको दिया आपने, तो रिकवरी के चांसेस भी हैं। असल में इसकी वैक्सीनेशन कोई नहीं है, स्ट्रेन्स की वैक्सीनेशन है कि इसके प्लेटलेट्स वगैरह भी सारे डाउन हो जाते हैं, इसीलिए यानी कि रिलेट कर रहे हैं उसके साथ डेंगू वायरस के साथ। जो जहाँ तक आपने बात की ना प्लेटलेट की, प्लेटलेट अगर डाउन हो रहे हैं तो ब्लीडिंग भी तो इसीलिए हो रही है ना उसको, कि उसके प्लेटलेट डाउन हो रहे हैं। तो फिर हम सुपरेटिव ट्रीटमेंट की तरफ ही जा सकते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन तो इसकी है कोई नहीं। तो सुपरेटिव में बहुत सारे चांसेस होते हैं। मैंने बताया ना कि सिर्फ 12% लोग जो हैं ना वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। बाकी 88% जो सब क्लिनिकल रहते हैं या क्लिनिक में अगर आ भी जाएँ तो वो खुद ब खुद भी रिकवरी हो जाती है उनके। वायरस बेसिकली जो भी चीज़ होती है ना वायरल चीज़, उसकी रिकवरी पॉसिबल है। वो ऑटोमेटिकली एक साइकिल चलाता है, उसके बाद वो खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है। कॉम्प्लिकेशन उन्हीं लोगों में जाएंगी जिनकी इम्यूनिटी यहाँ तो बहुत वीक होगी, या जो बहुत केयरलेसनेस लोग होंगे, मतलब लापरवाह लोग होते हैं, बिल्कुल केयर ना करने वाले। उन लोगों का जिनको डिहाइड्रेशन ऑलरेडी चल रही होगी, पहले से कोई ना कोई मसले मसाइल होंगे, उनके लिए ये मसला काज करती हैं चीज़ें। हाँ, इसकी प्रिकॉशंस के अंदर सबसे पहले इसके जो टेस्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेशन में बता देता हूँ। PCR करवा सकते हैं आप लोग, उसके अलावा एलाइजा करवा सकते हैं, एंटीजन देख सकते हैं आप, IgM, ये सारे इनके टेस्ट वगैरह चेक करने के लिए आप CBC रिपोर्ट्स करवा सकते हो। ट्रीटमेंट में सुपरेटिव ट्रीटमेंट, अगर बुखार के साथ पेशेंट आ गया तो उसको आप पैनाडोल दे सकते हैं, सिंपल पैरासीटामोल जिसको आप कहते हो, ये चीज़ें। उसके अलावा उसका फ्लूइड देखते हैं आप, अगर इम्बैलेंस हुआ है, BP लो है उसका, तो रिसेसिटेट कर लो उसको। रिसेसिटेट की फ्लूइड में क्रिस्टलाइड दे सकते हो आप लोग, रिंगर लैक्टेट हॉटमैन सॉल्यूशंस दे सकते हो, नॉर्मल सलाइन दे सकते हो, इस तरह की चीज़ें। अगर वॉमिटिंग के साथ है तो साथ एंटीमेटिक का कवर दे सकते हो, यही है। हाँ, अगर आप देना चाह रहे हो कि मतलब फर्स्ट करो डेटरेट कर रहे हैं पेशेंट, उसकी कंडीशन ज़रा वर्स है, तो आप एंटीवायरल ऐड कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली है ही वायरस। क्राइमियन कांगो हेमोरेजिक फीवर, मतलब ही ये है कि ये वायरल फीवर है, ठीक है। तो इसके लिए आप अगर एंटीवायरल ऐड करना चाह रहे हो, कोई डेटरेट पेशेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा उसकी सीवियर सिम्टम्स आ रही हैं, तो उसमें आप राइबावायरिन के नाम से जो एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं वो आप दे सकते हो। तो हमारी सोसाइटी में, मुआशरे में देखा जाता है कि जगह जगह पर जानवर वगैरह भी पाए जाते हैं, परिंदे भी होते हैं, लोग घरों में भी पालते हैं कुछ जानवर, तो क्या वो उनसे भी चांसेस वगैरह इस तरह तो बहुत ज़्यादा होगा फैलने के लिए, तो उनका भी ट्रीटमेंट फिर ज़रूरी है हिफाजती तदाबीर के लिए?
जी, ऐसे ही है कि जो हम मतलब घर में जो पालतू जानवर मैमल्स वगैरह रखते हैं, पालतू जानवर पालते हैं, आप उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखें, देखते रहें कि कोई मतलब इस तरह का कोई टिक को मक्खी टाइप तो नहीं उन पे बैठी हुई, कोई इस तरह की चीज़ें तो नहीं है। अगर बैठ गई है, फर्ज करें आप उसको मतलब जानवर पे बैठा, आपने कुछ देख लिया उसको, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको खा नहीं सकते या आप मतलब मना कर दिया आपने कि बिल्कुल वो मयूब हो गया। आप अगर उसको ज़बह करना चाहते हो, उसकी भी कुछ प्रिकॉशंस हैं आगे। बताएं। स्लॉटर हाउस में आप लोग लेके जाते हो जानवर, तो जो वो करने वाले हो लोग होते हैं कुर्बान गांव में, मतलब जो जानवर को ज़बह कर रहे होते हैं, उनके लिम्स जो हैं वो कवर होने चाहिए, कपड़ा बिल्कुल कवर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनका गोश्त खाएं उन जानवरों को। अगर आपने टिक को देख लिया तो आप टिक को रिमूव करेंगे उस जानवर के बालों से, उसको अच्छी तरह जो है वो धोएंगे उस टिक को। आपने टिक को मसलना नहीं है, जो मक्खी होती है, जो मतलब मीन्स कि आपने देख लिया वो मक्खी नुमा जो जानदार है, उसको आप रगड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। अगर आप रगड़ेंगे तो उसका जो एक्सपोजर है वो आपके हाथ पे भी होगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ प्रिकॉशंस इस तरह की आप करवाए जा सकते हैं। सोसाइटी को भी आप अवेयरनेस दे सकते हो इस तरह की बातों से। गोश्त वगैरह जो है आप अगर मतलब जानवर अगर आपने पाले हुए हैं और आप खाने को शौकीन हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपको जो है वो निगलेक्ट नहीं करनी चाहिए। सर, एक चीज़ देखी जाती है कि एक शॉप से अगर कोई बंदा चिकन वगैरह या फिर गोश्त बड़ा छोटा कोई भी यानी कि गोश्त वगैरह खरीदता है, उससे तो नहीं ना पता कि ये उस बीमारी का है कि नहीं है। तो ये तो हमारी जो गवर्नमेंट लेवल पे फूड अथॉरिटीज़ काम करती हैं सारा, ये तो उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए ना इस बारे में कि वो चेकिंग करती हैं प्रॉपर किस तरह है इसका फैलाव। अगर कांगो वायरस का मैमल से है, लाइफ स्टॉक एक्सचेंज से है, जू कीपर से है, डायरेक्ट अगर ह्यूमन रिलेशन है इसका, तो जो हमारी तंजीमें काम करती हैं उनको देखना चाहिए, इसको रूल आउट भी करना चाहिए। फिर उनकी स्पेसिफिक लेवल पे एक सतह पे पूरी कमेटी एक बननी चाहिए। अगर इसका आउटब्रेक हो रहा है या मतलब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो फिर इस तरह की कमेटीज़ को काम करना चाहिए। इस पर सख्त से सख्त प्रिकॉशंस बनाएं, सख्त से सख्त भाई। बहुत ज़रूरी है, वरना ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ये वायरस फैल सकता है, इस पर काबू पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इस तरह चीज़ होती है बेसिकली, उसका फैलाव तो है, ऐसा नहीं है कि वो रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि पैनिक हो जाएं और बहुत ज़्यादा वो सख्ते में आ जाएं कि पता नहीं क्या हो गया। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि 88% 90% लोग खुद ब खुद भी रिकवर हो जाते हैं। सर, ये देखा जाता है अगर इसकी हम हिस्ट्री वगैरह उठाएं तो ये 1944 से यानी कि शुरू हुआ, उसके बाद अब आकर पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो क्या इस तरह दूसरे ममालिक भी उसी तरह यानी कि इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं, तो उधर भी तो हिफाजती तदाबीर अपनाई जा रही हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दूसरे मुल्कों के अंदर स्क्रीनिंग का भी वेल प्रिजर्व मेथड है। उसके अलावा फूड अथॉरिटीज़ भी बहुत अच्छे से काम करती हैं। मुर्दा जानवर नहीं लाए जाते, जो इस तरह पाकिस्तान के जिस तरह हालात हैं, स्लॉटर हाउस के हालात हैं, तो ऐसा नहीं होता। उधर के मुल्कों की तंजीमें काम करती हैं और अवेयरनेस भी देती हैं सारी, उनकी हेल्थ कम्युनिटीज़ जितनी भी हैं। उसके अलावा उनकी एनुअल स्क्रीनिंग है, सबसे मेन फैक्टर होता है। पाकिस्तान में सबसे निगलेक्टेबल जो फैक्टर है यही है कि एनुअल स्क्रीनिंग्स नहीं होती, PCR नहीं होते, हम लोग एमएलसिफिकेशन नहीं करवा रहे होते। तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं इसमें। हाँ, आप कह सकते हो कि फैलाव इसका जो है क्रेमियन है, वो सब स्टेट थी, अब यूक्रेन की सब स्टेट बनी हुई है, पहले वो रशिया का हिस्सा थी। वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इसका आउटब्रेक हुआ था, कांगो सेंट्रल अफ्रीका, उसमें इसका आउटब्रेक यानी कि कांगो इसका नाम रखा गया। उधर से ही, बेसिकली इसका नाम ही उधर से क्रेमियन कांगो हेमोरेजिक फीवर वायरस रखा गया था। तो ये वहाँ से ही जो है ना इसका नाम रखा गया। जी, जैसा कि आपने डॉक्टर समी साहब का मौक़िफ़ सुना, उनसे हमने पूछा कि कांगो वायरस है क्या, ये कैसे फैलता है और कैसे जानवरों से होता हुआ इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होता है और उनकी जान ले लेता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। इसी के साथ अपने होस्ट आतिफ मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।